दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ऊष्मागतिकी के आज के इस चैप्टर में हम गैस के अणु की स्थानांतरीय माध्य गतिज ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम गैस के अणु की स्थानांतरीय माध्य गतिज ऊर्जा, ब्राउनियन गति, गामा तथा गैस के अणु के घटकों के मध्य संबंध, स्वतंत्रता की कोटि तथा ऊर्जा समविभाजन का नियम। तो आज हम इन 5 टॉपिक के बारे में यहां पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गैस के अणु की स्थानांतरीय माध्य गतिज ऊर्जा। ताप की गतिक व्याख्या के अनुसार किसी गैस के अणु की स्थानांतरीय माध्य गतिज ऊर्जा उसके ताप के समानुपाती होती है। तो ताप की गतिक व्याख्या के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार किसी गैस के अणु की स्थानांतरित माध्य गतिज ऊर्जा का मान उसके ताप के समानुपाती होता है। अतः हाफ एम सी स्क्वायर बार इज इक्वल टू एल्फा टी, जहां एल्फा को नियतांक है तथा टी परम ताप है। गैस के अणुगति सिद्धांत के अनुसार 1 ग्राम अणु गैस का दाब P इक्वल टू 1/3 mn/v सी स्क्वायर बार होता है। अब यदि हम इस v को यहां पर लेकर जाएं तो PV बराबर 1/3 mn सी स्क्वायर बार। तो PV इक्वल टू 1/3 mn सी स्क्वायर बार। अब हम इस समीकरण को 2 से गुणा और 2 से भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3n into 1/2 m c square bar. So PV equal to 2/3n into 1/2 m c square bar. यहां n अवागाद्रो संख्या है। तो यहां पर ये जो हमने n प्रयोग में लिया है ये वास्तव में अवागाद्रो संख्या है, क्योंकि हाफ एम सी स्क्वायर बार इक्वल टू एल्फा टी है तथा PV इक्वल टू 2/3n इंटू हाफ एम सी स्क्वायर बार। तो आप यहां पर हाफ एम सी स्क्वायर बार की जगह एल्फा टी रख दो तो PV इक्वल टू 2/3n एल्फा टी। सो PV इक्वल टू 2/3n एल्फा टी। आदर्श गैस समीकरण के अनुसार PV इक्वल टू आर टी, टी हमारा आर टी हो जाएगा। तो जैसे PV को आर टी करोगे T से T कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू 2/3n एल्फा। सो R इक्वल टू 2/3n एल्फा। और यहां से एल्फा का मान आ जाएगा एल्फा इज इक्वल टू R/2/3n या एल्फा इक्वल टू 3/2 R/n। चूंकि R इज इक्वल टू n के होता है, तो जैसे आप इस R की जगह n के रखोगे ये n से n कैंसिल हो जाएगा। तो एल्फा इक्वल टू 3/2 k, जहां k बोल्ट्जमान नियतांक है तथा R गैस नियतांक है। अब चूंकि 1/2 m c स्क्वायर बार इक्वल टू एल्फा टी और एल्फा की वैल्यू यहां पर हमने 3/2 k निकाला है, इट मीन्स हाफ m c स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3/2 kt। सो 1/2 m c स्क्वायर बार इक्वल टू 3/2 kt। अतः एक आदर्श गैस के प्रत्येक अणु की स्थानांतरित माध्य गतिज ऊर्जा 3/2 kt होती है। क्योंकि हाफ एम सी स्क्वायर बार स्थानांतरित माध्य गतिज ऊर्जा का मान है, अतः एक आदर्श गैस के
प्रत्येक अणु के स्थानांतरित माध्य गतिज ऊर्जा का मान 3/2 kT होता है। यहां से स्पष्ट है कि स्थानांतरित माध्य गतिज ऊर्जा का मान परम ताप T के समानुपाती होता है तथा यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अतः यह गैस के अणु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ब्राउनियन गति। तो ब्राउनियन गति क्या है? इस गति की अभिधारणा रॉबर्ट ब्राउन द्वारा दी गई थी। रॉबर्ट ब्राउन ने यह देखा कि यदि एक कोलाइडी विलयन को अति सूक्ष्मदर्शी अर्थात अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाए तो निलंबित कण यादृच्छिक रूप में सतत तथा अत्यंत तीव्रता से आगे पीछे गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो यदि हम कोलाइडी विलयन को एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें निलंबित कण हमें यादृच्छिक रूप से मीन्स रैंडम मैनर में सतत रूप से अत्यंत तीव्रता से आगे पीछे गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो यदि यह कोई कण है और इसे यदि हम अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो यह इस प्रकार अलग अलग दिशाओं में अर्थात विभिन्न दिशाओं में यादृच्छिक रूप से सतत तथा अत्यंत तीव्रता से गति करता है। गैस के अणु की प्रकृति तथा ब्राउनियन कणों की प्रकृति समान होती है। अंतर दोनों में केवल यह है कि ब्राउनियन कण गैस के अणुओं की तुलना में अत्यंत बड़े होते हैं तथा इनका आकार गैस के अणुओं की तुलना में 10⁴ गुना अधिक होता है। कणों की गति ताप के बढ़ने के साथ बढ़ती है, अतः यदि गैस का ताप अधिक होगा तो कणों की गति तीव्र होगी। यह गति सभी यादृच्छिक दिशाओं में संभव है। तो ये कण सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं तथा बाह्य कारक का इस गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला टॉपिक है गामा तथा गैस के अणु के घटकों के मध्य संबंध, अर्थात गामा तथा बीटा में संबंध। इसके लिए हम एक ग्राम अणु गैस पर विचार करते हैं। तो हम 1 ग्राम अणु गैस लेते हैं तथा इसे हम इस प्रकार गर्म करते हैं कि इसका ताप dt से बढ़ जाता है। तो गैस हमारी 1 ग्राम अणु है तथा इसको गर्म करने पर इसके ताप में वृद्धि dt है। इसकी कुल ऊर्जा में वृद्धि, तो ऊर्जा में वृद्धि mCv dt होगी, परंतु m बराबर 1 ग्राम अणु है इसलिए कुल ऊर्जा में वृद्धि 1 × Cv dt कैलोरी होगी तथा यदि हम इसे अर्ग में परिवर्तित करें तो हम इसको J से गुणा कर देते हैं, अतः dt ताप बढ़ाने पर कुल ऊर्जा में वृद्धि J × Cv dt अर्ग होगी। यहां Cv स्थिर आयतन पर आणविक विशिष्ट ऊष्मा है। एक अणु की स्थानांतरित औसत गतिज ऊर्जा 3/2 kT है। चूंकि K बोल्ट्जमान नियतांक है जिसका मान R/N होता है, इसलिए एक अणु की स्थानांतरित औसत गतिज ऊर्जा या स्थानांतरित माध्य गतिज ऊर्जा 3/2 × R/N-T होगी। 1 ग्राम अणु की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा में वृद्धि, चूंकि 1 ग्राम अणु में अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु होते हैं, अतः 1 ग्राम अणु की
स्थानांतरित गतिज ऊर्जा में वृद्धि यदि हम इसको n से गुणा करें तो उसके बराबर होगी। सो 3/2 r/n इंटू dt इंटू n। अब n से n कैंसिल हो जाएगा। तो 1 ग्राम अणु की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा में वृद्धि 3/2 r dt। तो 3/2 r dt। क्योंकि बीटा इज इक्वल टू कुल ऊर्जा में वृद्धि अपॉन स्थानांतरित गतिज ऊर्जा में वृद्धि, क्योंकि कुल ऊर्जा में वृद्धि तथा स्थानांतरित गतिज ऊर्जा में वृद्धि की अनुपात को हम बीटा कहते हैं तथा इसकी कुल ऊर्जा में वृद्धि JCV dt है, जबकि स्थानांतरित गतिज ऊर्जा में वृद्धि 3/2 r dt है। इसलिए बीटा इज इक्वल टू JCV dt अपॉन 3/2 r dt। So beta equal to JCV dt अपॉन 3/2 r dt। अब dt से dt कैंसिल हो जाएगा और ये 3/2 है और इसको अंश में लेके जाओगे तो 2/3 हो जाएगा। तो बीटा बराबर 2/3 JCV अपॉन r। So beta equal to 2/3 JCV अपॉन r। परंतु मेयर के संबंध से या मेयर के नियम से Cp माइनस Cv इक्वल टू R अपॉन J, तो यह मेयर का नियम है। तो यहां पर हम R की जगह J इंटू Cp माइनस Cv लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से R बराबर Cp माइनस Cv इंटू J आ जाएगा। अतः बीटा इक्वल टू 2/3 JCV अपॉन J इंटू Cp माइनस Cv। अब इस J से ये J कैंसिल हो जाएगा। तो 2/3 1 अपॉन इस Cv को हम नीचे ले आते हैं, तो Cp अपॉन Cv माइनस Cv बाई Cv, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2/3 इंटू 1 अपॉन Cp अपॉन Cv माइनस 1। सो बीटा इक्वल टू 2/3 इंटू 1 अपॉन Cp अपॉन Cv माइनस 1, परंतु Cp अपॉन Cv का मान गामा होता है, क्योंकि गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv, तो यहां पर आप गामा रख दो। अतः बीटा इक्वल टू 2/3 इंटू 1 अपॉन गामा माइनस 1। सो बीटा इक्वल टू 2/3 इंटू 1 अपॉन गामा माइनस 1। यह गैस की परमाणुकता तथा गामा में संबंध है। चूंकि बीटा गैस की परमाणुकता है या गैस की परमाणुकता है, अतः गैस की परमाणुकता बीटा तथा गामा में संबंध बीटा इक्वल टू 2/3 इंटू 1 अपॉन गामा माइनस 1 होता है। एक परमाणु गैस के लिए गामा इक्वल टू 5/3 तथा चूंकि बीटा इक्वल टू 2/3 इंटू 1 अपॉन गामा माइनस 1 है, अब हम अगर यहां पर गामा की जगह 5/3 रखें तो बीटा इक्वल टू 2/3 इंटू 1 अपॉन 5/3 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 2/3। तो ये 2/3 और ये 2/3 कैंसिल हो जाएगा। सो बीटा इक्वल टू 1। अतः एक परमाणु गैस के लिए बीटा का मान 1 होता है। सो यहां पर हमने गामा की जगह 5/3 यहां से रख दिया। सो बीटा इक्वल टू 2/3 इंटू 1 अपॉन 5/3 माइनस 1, और मैंने कहा था 5/3 माइनस 1 का मतलब 2/3, और इसको आप अगर अंश में लेके जाओगे तो 2/3 हमारा 3/2 बन जाएगा। अब 3 से 3 एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो बीटा इक्वल टू 1। अतः बीटा इक्वल टू 1। चूंकि बीटा इक्वल टू 1 है, अतः इन गैसों की कुल ऊर्जा स्थानांतरित ऊर्जा के बराबर होती है। द्विपरमाणु गैस के लिए गामा इक्वल टू 7/5
तो आप इस गामा की जगह 7/5 रख दो। सो बीटा इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/7/5 -1, और ये क्या हो जाएगा 2/5। सो बीटा इक्वल टू 2/3 एंड 1/2/5 है, इसको अंश में लेके जाओगे तो 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो बीटा इक्वल टू 5/3। सो जैसे आपने इस गामा की जगह 7/5 यहां पर रखा, सो बीटा इक्वल टू 2/3 इंटू 1/7/5 -1 एंड 1/7/5 -1 हो गया 5/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो बीटा इक्वल टू 5/3। सो बीटा इक्वल टू 5/3। अतः इन गैसों की कंपन तथा घूर्णन ऊर्जाओं का योग स्थानांतरीय ऊर्जा का 5/3 भाग होता है। चूंकि बीटा का मान 5/3 है, अतः इन गैसों की कंपन तथा घूर्णन ऊर्जाओं का योग स्थानांतरीय ऊर्जा का 5/3 भाग होता है। स्पष्ट है कि जैसे जैसे गामा का मान घटता है तथा यह 1 की ओर अग्रसर होता है, बीटा का मान बढ़ता है, अर्थात कंपन तथा घूर्णन ऊर्जाओं का योग स्थानांतरित गतिज ऊर्जा की तुलना में बढ़ता है, अर्थात अणुओं में परमाणुओं की संख्या बढ़ती है। क्योंकि बीटा का मान बढ़ता है तथा बीटा परमाणुिकता है, अतः अणुओं में परमाणुओं की संख्या बढ़ती है। एक गैस के लिए गामा का मान जितना कम होगा, उस गैस की परमाणुिकता उतनी ही अधिक होगी। क्योंकि उस गैस के लिए बीटा का मान उतना ही अधिक होगा, इसलिए उस गैस की परमाणुिकता उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्रता की कोटि। किसी गतिक निकाय की स्थिति तथा विन्यास की व्याख्या करने के लिए आवश्यक कुल स्वतंत्र निर्देशांकों की संख्या उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। तो किसी गतिक निकाय की स्थिति तथा विन्यास की यदि हमें व्याख्या करनी है, तो आवश्यक कुल स्वतंत्र निर्देशांकों की संख्या उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है तथा इसे हम F से निरूपित करते हैं। एक परमाणुिक गैस की 3 स्वतंत्रता की कोटि होती है, जो उसकी x, y तथा z दिशा में स्थानांतरीय गति से संबंधित होती है। इसी प्रकार द्विपरमाणुक गैस की 5 स्वतंत्रता की कोटि होती हैं, जिनमें से 3 स्थानांतरीय गति से संबंधित हैं तथा शेष 2 उसकी घूर्णन गति से संबंधित हैं। अब यहां पर हमने एक परमाणुिक गैस दर्शाई है, अतः इसमें केवल एक परमाणु है, तो यह परमाणु x दिशा में, y दिशा में तथा z दिशा में गति कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि एक परमाणुिक गैस की 3 स्वतंत्रता की कोटि होती हैं, जो उसकी x, y तथा z दिशा में स्थानांतरित गति से संबंधित हैं। इसी प्रकार यह एक द्विपरमाणुिक गैस है। हमने कहा है कि इसमें कुल 5 स्वतंत्रता की कोटि होती हैं, जिनमें से 3 स्थानांतरित गति से संबंधित हैं। तो यह गैस x दिशा में, y दिशा में तथा z दिशा में गति कर सकती है। इसी प्रकार इसकी शेष 2 घूर्णन गति से संबंधित स्वतंत्रता की कोटि हैं। अतः यदि हम इसे स्थिर माने तो इसके चारों तरफ हम इसको घुमा सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम इसको स्थिर माने तो इस लाल वाले परमाणु के सापेक्ष हम नीले वाले परमाणु को घुमा सकते हैं। इस प्रकार कुल 2 घूर्णन गति से संबंधित
स्वतंत्रता की कोटि हैं। तो 3 स्थानांतरी गति से संबंधित तथा 2 घूर्णन गति से संबंधित, अतः कुल 5 स्वतंत्रता की कोटि हैं। माना एक बहुपरमाणुक गैस में परमाणु की संख्या n है। तो हमने एक बहुपरमाणुक गैस ली है, इसमें परमाणुओं की संख्या n है तथा इसमें अवरोधों या बंधों की संख्या k है। तो n परमाणुओं की संख्या, k बंधों या अवरोधों की संख्या हो तो इस गैस की स्वतंत्रता की कोटि F = 3n-k। एक परमाणुक गैस के लिए, ये हमारा एक परमाणुक गैस है, n बराबर 1, k बराबर 0। अतः एक परमाणुक गैस में परमाणु की संख्या 1 है तथा यह अकेला परमाणु है, इसलिए किसी के साथ में भी बंध नहीं बनाएगा। तो k = 0। अतः यदि हम यहां पर n की जगह 1 और k की जगह 0 रखें तो F = 3। तो F = 3 × 1 - 0 अर्थात F = 3। अतः एक परमाणु गैस के लिए 3 स्वतंत्रता की कोटि होंगी जो उसकी स्थानांतरीय गति से संबंधित हैं। इसी प्रकार द्विपरमाणुक गैस के लिए, यह हमारा द्विपरमाणुक गैस, तो परमाणु की संख्या 1, 2 तथा बंधों की संख्या 1 है। तो n बराबर 2, k बराबर 1, इसलिए F = 3 × 2 - 1 अर्थात 6 - 1 = 5। तो F = 3 × 2 - 1 अर्थात F = 5। अतः द्विपरमाणुक गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि 5 होंगी, जिनमें से 3 इसकी स्थानांतरीय गति से संबंधित होंगी तथा शेष 2 इसकी घूर्णन गति से संबंधित होंगी, जिसको मैंने अभी पीछे दिखा दिया था। त्रिपरमाणुक गैस के लिए, यदि कोई त्रिपरमाणुक गैस हो तथा इसमें परमाणु रेखीय रूप से व्यवस्थित हो तो यहां पर परमाणुओं की संख्या n बराबर 3, बंधों की संख्या या अवरोधों की संख्या k = 1, 2, तो 2। अतः स्वतंत्रता की कोटि 3 × 3 - 2 अर्थात 9 - 2 = 7। तो n बराबर 3, k बराबर 2, इसलिए F = 3 × 3 - 2 अर्थात F = 7। अतः इस स्थिति में कुल स्वतंत्रता की कोटि 7 होंगी। इसी प्रकार यदि एक त्रिपरमाणुक गैस रेखीय नहीं हो, तो यदि यह इस स्थिति में हो तो n बराबर 3 तथा k बराबर 1, 2 तथा 3। अतः स्वतंत्रता की कोटि F = 3 × 3 - 3 अर्थात 9 - 3 = 6। तो n बराबर 3, k = 3, तो F = 3 × 3 - 3 अर्थात F = 6। तो यहां पर कुल स्वतंत्रता की कोटि 6 होंगी। ऊर्जा समविभाजन का नियम। किसी गतिक निकाय जो कई कणों से निर्मित हो कि उसमें साम्यावस्था में कुल गतिज ऊर्जा उसकी सभी स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है। तो यदि कोई गतिक निकाय उसमें साम्यावस्था में हो तथा यह गतिक निकाय कई कणों से निर्मित हो तो उसकी कुल गतिज ऊर्जा उसकी सभी स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होगी तथा इसे ही हम ऊर्जा समविभाजन का नियम कहते हैं। एक आदर्श गैस की स्थानांतरीय औसत गतिज ऊर्जा 3/2 kT होती है। चूंकि स्थानांतरित गति से संबंधित 3 स्वतंत्रता की कोटि हैं, अतः प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के अनुदिश ऊर्जा का मान 3/2 kT अपॉन 3। तो 3 से 3 कैंसिल कर दो तो ½ kT
अतः प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि से संबद्ध ऊर्जा हाफ kT होगी। यदि एक गैस के प्रत्येक अणु की स्वतंत्रता की कोटि F हो तो प्रत्येक अणु की कुल औसत ऊर्जा हाफ F kT होगी। चूंकि प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि से संबद्ध ऊर्जा हाफ kT होती है तथा यहां पर स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या F है, इसलिए प्रत्येक अणु की कुल औसत ऊर्जा का मान हाफ F kT होगा। यह केवल कमरे के ताप तथा इससे ऊपर के ताप पर मान्य है तथा ऊर्जा समविभाजन का नियम कमरे के ताप से नीचे के ताप पर सही नहीं पाया गया है। तो ऊर्जा समविभाजन का नियम केवल कमरे के ताप तथा इससे ऊपर के ताप पर सही पाया गया है। तो यहां पर हम आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त करते हैं। आज हमने ऊर्जा समविभाजन का नियम, स्वतंत्रता की कोटि, किसी गैस के अणु की स्थानांतरित माध्य कथित ऊर्जा, बीटा तथा गामा में संबंध आदि के बारे में विस्तृत चर्चा की है। सो गुड बाय।